हेलो दोस्तों, वेलकम टू कायरो आईएएस. These are unprecedented times. I don't think any of us has seen anything like this in our lifetime. COVID-19 has been giving a tough time to all of us. लगभग हर दूसरे फैमिली में लाइक वी आर हियरिंग एक सीरियस केस एज इन ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉपिंग, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है. एंड देयर आर सेवरल थिंग्स एज इन आई डोंट रिमेंबर कि इससे पहले कभी मतलब कि वी आर हेल्पिंग आउट रैंडम पीपल एज इन दोज whom we don't even know, और उनके लिए we are trying to call, we are trying to arrange for beds, and that's humanity and that's pretty good to see. But those are immediate level things that we are doing, but in the long run, like everyone is saying, all the experts are saying, it is important to get vaccinated as soon as possible. In the short run, as in don't go outside home, but in the long run vaccination is the key to make sure कि हम लोग अपने लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना स्टार्ट कर सकें वापस से. पिछले 1-1.5 साल से वी हैव रियली एज इन होम बाउंड. टुडेज टॉपिक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट. वैक्सीन पे है, वैक्सीन के प्राइसिंग को लेके. तो वैक्सीन सेम है बट प्राइसेस डिफरेंट है. तो दैट्स बेसिकली द टॉपिक एंड कैन गवर्नमेंट इंटरवीन और नॉट. इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था अभी रिसेंटली ऑन इन न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, उसे ही डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट सम बेसिक थिंग्स, एक दो चीज़ें वो जो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जेनरिक ड्रग? जेनरिक ड्रग बेसिकली आर दोज ड्रग्स जो कि डुप्लीकेट बनाया गया है. एज इन एक आपका हो गया जो भी कंपनी आपका मतलब कि दे आर द फर्स्ट वन टू डेवलप इट. लेट सपोज कोविशील्ड है, तो वो आपका एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड मिल के आपका बनाया. सिमिलरली स्पुतनिक 5 रशिया का है. तो मतलब कि वो आपका पेटेंटेड ड्रग्स हो गया, एक तरह से ब्रांड नेम ड्रग्स हो गया. तो उसी का यदि कॉपी कोई इंडिया में बना ले तो दैट इज़ कॉल्ड एज जेनरिक ड्रग. तो जेनरिक ड्रग हमेशा थोड़ा सस्ता होता है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है. बट लेट्स लुक एट इट. जेनरिक ड्रग्स आर कॉपीज ऑफ ब्रांड नेम ड्रग्स. ठीक है, ब्रांड नेम ड्रग्स से कहने का मतलब है ब्रांड नेम ड्रग्स दैट हैव एग्जैक्टली द सेम डोजेज, इंटेंडेड यूज, इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्क, सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ एज ऑफ द ओरिजिनल ड्रग. मतलब कि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. मतलब वो जो ओरिजिनल ड्रग्स है उससे एकदम सिमिलर है, एंड जो उनका थेरेपेटिक इफेक्ट है वो एग्जैक्टली सिमिलर वे में वो काम करता है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ जेनरिक ड्रग. ठीक है, अब उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है. जो भी ड्रग्स होता है यू हैव 2 कंपोनेंट्स. एक तो हो गया एक्टिव इंग्रेडिएंट और दूसरा हो गया आपका इनएक्टिव इंग्रेडिएंट. ठीक है, तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ द सेम एज दैट ऑफ ब्रांड नेम ड्रग. ठीक है, और जो लेकिन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है तो वो डिफर कर सकता है. मतलब कि दीज आर द सेम, इनएक्टिव वन डिफरेंट हो सकता है. लाइक उनका टेस्ट या कलर कैन वेरी. ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड द ब्रांड नेम ड्रग्स. A generic drug is generally marketed after the brand name's drug patent has expired. तो normally generic drug कब आता है? जब आपका patent expire कर जाता है तब. That can take up to almost 20 years. उसके बाद फिर normally वो कंपनी मतलब कि generic drugs बनने लगते हैं. However, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है, तो generic manufacturers can get license to manufacture branded drugs even before that the protection period, जो कि 20 years होता है नॉर्मली, उससे भी कम में. तो वो 2 फॉर्म में होता है. एक तो इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूंटरी लाइसेंस और दूसरा कंपलसरी लाइसेंस. तो वॉल्यूंटरी और कंपलसरी लाइसेंस की बात करें यदि, दीज आर 2 थिंग्स. तो वॉल्यूंटरी लाइसेंस और कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. तो वॉल्यूंटरी लाइसेंस क्या है? वॉल्यूंटरी लाइसेंस जो है वो है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच होगा? एक तो आपका जो पेटेंट वाली कंपनी है, जो आपका पेटेंट होल्डर है, और दूसरा होगा आपका जो भी XYZ कंपनी, जो भी एक फार्मा कंपनी होगा जो भी बनाने को केपेबल होता है. ठीक है, तो एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी. तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा और दिस फार्मा कंपनी विल एग्री टू मैन्युफैक्चर अ सिमिलर प्रोडक्ट, जैसा कि आपका ये पेटेंट होल्डर कंपनी बनाती है वैसा. ठीक है, तो दे कैन हैव एन एग्रीमेंट एंड प्रोड्यूस इट, और उसके लिए उन लोग रॉयल्टी भी लेंगे. ऐसा नहीं कि फ्री में बनाने देंगे, रॉयल्टी भी लेंगे और उसके बाद फिर बनाने देंगे, अपना इंग्रेडिएंट शेयर कर सकते हैं. ठीक है,
तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है, तो ये अब इसका बेनिफिट क्या है कि म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है दो कंपनी में, तो ये आपका जो है दोनों के बीच एग्रीमेंट है, तो दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, तो मतलब कि इसके मर्जी के साथ हुआ जो पेटेंट होल्डर कंपनी है, ठीक है। तो दैट मीन्स स्ट्रेट अवे हम लोग प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकते हैं ड्रग्स को, एंड इससे ऑब्वियसली मतलब दैट विल बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, क्योंकि ड्रग्स आपको जल्दी अवेलेबल होगा। वहीं यदि कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करें हम लोग, कंपलसरी लाइसेंसिंग की यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग में होगा क्या कि गवर्नमेंट विल से जो भी आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो मतलब कि अफोर्डेबल नहीं है इंडिया में, लेट सपोज, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी या एपिडेमिक या फिर ऐसा कुछ होगा, तो इमरजेंसी यूज़ के लिए उन लोग ऐसा परमिशन दे सकता है इंडिया के किसी कंपनी को, जिससे कि वो प्रोड्यूस कर सके, एंड दैट इज़ अवेलेबल टू द मासेस। तो उस कारण से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उस केस में कोई भी एक कंपनी बनाना शुरू करेगा, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये नोट करना है कि जब हम कंपलसरी लाइसेंस देते हैं किसी को भी, तो दैट कैन बी विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पेटेंट होल्डर। तो उनके परमिशन के बिना भी दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपका बोल रहा है कि बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिगेशन इन्वॉल्व हो सकता है, और भी हो सकता है, नॉर्मली वो 3 साल के बाद ही कर सकते हैं, एंड ये सब क्लॉज है, बट अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जानते क्या होता है, वो समझते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग पेटेंट होल्डर कंपनी के बिना परमिशन के भी बनाने दे सकता है सरकार, इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि लिटिगेशन भी हो सकता है, एंड मे बी प्रोडक्शन इतना जल्दी स्टार्ट ना हो पाए। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो नॉर्मली ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मतलब कि आपका शॉर्टेज कम हो पाए, और जो प्राइस है जो अफोर्डेबल नहीं है इंडिया की जनता के लिए, तो मतलब अफोर्डेबल हो जाए। दैट इज़ वाई वी डू इट। तो ये 2 टर्म का मतलब ये है बेसिक। सिमिलरली व्हाट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। जब कंपलसरी लाइसेंस होता है ना, तो आपके पास परमिशन नहीं है, दैट कैन बी विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटेंट होल्डर कंपनी। तो अब होगा क्या, वो अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो है नहीं। आपका XYZ फार्मा कंपनी है, लेट सपोज, तो व्हाट दे विल डू इज़, जो आपका मान लो प्रोडक्ट है मेडिसिन, तो इसे ब्रेक डाउन करेगा इसके कंपोनेंट्स में, और फिर आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। लेट सपोज यदि हम लोग कुछ भी है, मान लो आपका फ्रिज है, लेट सपोज, तो फ्रिज आपके पास आ गया, एंड सिमिलरली हम उसके सारे पार्ट्स को खोल के देखें इसमें क्या क्या लग रहा है, कंडेंसर है, ये है, वो है, XYZ है, तो सबको बना के हम नया फ्रिज बना दें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। सिमिलरली मोबाइल को सारे पार्ट्स को खोले एंड उस तरह फिर असेंबल करके हम लोग नया मोबाइल भी बना सकते हैं, एंड वी कैन फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑल्सो। तो वहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा तोड़ के फिर उसे जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या है, मेडिसिन के सारे कंपोनेंट को हम लोग देखेंगे क्या क्या है, एंड देन उससे हम लोग नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड दैट इज़ हाउ कंपलसरी लाइसेंसिंग वर्क्स, ठीक है। तो अब देखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में क्या है। तो बेसिक आप समझ ही गए कि बेसिकली उसको तोड़ते हैं और फिर उससे निकालते हैं कि उसका कंपोनेंट क्या है, और उसके बाद उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर लैबोरेटरी ब्रेक्स डाउन अ मटेरियल टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उसके अंदर, और क्या क्या कंपोनेंट है उसके अंदर, और उसके बाद फिर कितने मात्रा में है, कितने का क्या है। तो दिस इज द मेथड नेसेसरी टू क्रिएट अ जेनरिक वर्जन ऑफ अ मेडिकेशन एंड रिक्वायर्स वेरियस केमिकल टू डिस्कवर द एग्जैक्ट कंटेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक बेसिक बता दिया। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक जगह आएगा। तो दैट इज वाई दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर एक्टिव ड्रग्स। एक ड्रग ये है और एक ये, दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ यदि ड्रग बनता है एक फॉर्म में, तो दैट इज व्हाट इज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो आपको फिक्स डोज दिख ही रहा है और कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स और 2 और मोर ड्रग्स को बेसिकली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स बोलते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग अभी देखेंगे तो है ही, बट उससे पहले कि प्राइसेस डिफरेंट होते क्यों हैं। तो मतलब कि यदि मान लो सेम प्रोडक्ट है, तो प्राइस नॉर्मली यदि X है, तो मेरे लिए तो आपके लिए भी X ही होना चाहिए। तो वाई इज़ इट वाई, ठीक है। लेट सपोज देयर आर 2 पर्सन्स A और B। A क्या है, थोड़ा चालाक है, वेल्दी, आप ऐसा बोलो, चालाक भी और वेल्दी भी है। तो वो क्या किया, मान लो जैसे अभी आपका मेडिसिन बनना है, ठीक है, मतलब कोई कंपनी है, फार्मा कंपनी, इसी से रिलेटेड ही बोलते हैं। वो बोलता है कि तुम चलो इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, मान लो मैं इन्वेस्ट करता हूँ एक अमाउंट A, एक अमाउंट P, ठीक है, और तुम इन्वेस्ट करो और उसके बाद जो भी इनोवेशन करना है करो, C, मतलब इफ़ इट वर्क्स आउट तो मेरे को इतना प्रोडक्ट पहले ही दे देना, ठीक है। तो दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड कि हाँ चलो, तो ये A वाला है, तो
इन्वेस्टेड है, वो इन्वेस्टमेंट के समय भी पैसा लगाया, तो ऑब्वियसली फिर इसको अपना समझेगा वो कंपनी, मतलब फार्मा कंपनी जो है, एंड दे विल मतलब उसके लिए प्राइस को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जिस समय ज़रूरत था उस समय वो पैसा इन्वेस्ट किया। एक पर्सन भी है जो एकदम बैठा हुआ है, उसके पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो जब ये प्रोडक्ट बन गया, मान लो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया ABC, तो अब ये बोल रहा है कि अब हम परचेज़ करेंगे। तो ये सिमिलर सा बात है, मान लो अब ये इतना मेहनत किया पहले से ही, मतलब कि रिस्क में इन्वॉल्व हुआ, तो जब आप रिस्क है तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, तो ये रिस्क लिया और इसमें इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो ऑब्वियसली जब आपके पास प्रोडक्ट रेडी है तो ये आपको एक तो पहले देगा, तो सप्लाई पहले दे देगा, और दूसरा प्राइस में भी फ़र्क होगा। एंड बी के लिए सप्लाई का भी कोई गारंटी नहीं है और प्राइस का भी कोई गारंटी नहीं है। तो सिमिलर इज़ द केस। तो डिफरेंट प्राइसिंग क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट मान लो किसी चीज़ में पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मतलब कि दे आर नाउ बाउंड टू गिव इट, पहले तो एक तो टाइमली आपको पहले आपको देगा, और दूसरा क्योंकि आप एडवांस फंडिंग यूज़ किए हुए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपका कोवैक्सीन कोविशील्ड है, तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट जो है एडवांस फंडिंग किया हुआ है, और तो इसलिए और बोला हुआ है कि हम इतना वॉल्यूम तो उठाएंगे ही, मतलब कि वी विल यूज़ योर प्रोडक्ट। तो ये अब एक एश्योरेंस भी, एक तो पहले पैसा दे दिया, दूसरा एश्योरेंस कि हम तो ख़रीदेंगे ही, और पेमेंट भी पहले थोड़ा बहुत कर दिया, तो ऑब्वियसली तो उसके लिए प्राइस थोड़ा कम होगा और बाकियों के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा। दैट इज़ व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों प्राइस में अंतर है, क्योंकि वो पहले से यदि कुछ फंडिंग मिला हुआ है उसे, और उसे एश्योरेंस है कि इतना तो हम लेंगे ही, then obviously the company is bound to give it at a lower price and will ensure कि थोड़ा पहले भी सप्लाई करें। तो that is exactly why the prices vary। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो बार्गेनिंग पावर है और बाकियों के पास नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट है फॉर द मोमेंट, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट दिस। तो अब यहाँ बात करते हैं हम लोग आर्टिकल की। तो लेट्स लुक एट द आर्टिकल, तो उससे हम लोग को काफ़ी चीज़ क्लियर होंगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे सेड कि मतलब कि दे हैव टेकन दिस कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर कोटिंग डिफरेंट प्राइस। तो दे हैव सेड एज इन वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा डांटा है कि सिंस दिस इज नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस, दिस इज टू मेक श्योर दैट एवरीवन रिमेन्स हेल्दी, तो आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो मतलब सिंस यू हैव द पावर्स अंडर ड्रग कंट्रोल एक्ट या पेटेंट एक्ट, तो यदि आपके पास कुछ अथॉरिटी है, कुछ पावर है, तो आज नहीं यूज़ करोगे तो कब यूज़ करोगे? एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल हैज़ कम। सो इन दैट प्रोसेस तो यहाँ पे ये सब बताया गया है कि हाउ कैन गवर्नमेंट एक्ट, और कौन कौन के एक्ट के तहत गवर्नमेंट कैन रियली एक्ट, एज इन how the government can proceed further. So that was about it. The Supreme Court said there are powers under the Drugs Control Act and Patents Act. This is a pandemic and a national crisis. So we are undergoing a national crisis and this is a pandemic. So if this is not the time to invoke such powers, तो what is the time? तो यदि अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो that is what the Supreme Court is saying. तो सबसे पहले देखते हैं how can the government regulate the pricing of drugs. How does it do it? मतलब कि वो pricing of drugs करता क्या है और उसके अंदर क्या क्या आता है, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें लिखा हुआ है to ensure accessibility, the pricing of essential drugs is regulated centrally through the Essentials Commodity Act. तो pricing किसके अंदर आता है? Essential Commodity Act, ठीक है। तो under section 3 of this act, the government has enacted the ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, व्हाट वी कॉल एज DPCO, ठीक है। तो DPCO के अंदर आपका 800 ड्रग्स है, 800 प्लस ड्रग्स जिसको कि हम लोग एसेंशियल मानते हैं और उसका प्राइसिंग को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट किए, ठीक है। द कैपिंग ऑफ प्राइसेस डन बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला दैट इज वर्कड आउट इन ईच केस बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, व्हाट वी कॉल एट NPPA, ठीक है। तो NPPA आपका क्या करता है, ये प्राइसिंग को देखता है एंड फॉर ईच केस वो डिफरेंटली वर्कआउट करता है कि व्हाट कैन बी द प्राइस जिसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि कौन सा एक्ट है जिसके तहत गवर्नमेंट रेगुलेट करता है प्राइसिंग को? दैट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड उसके तहत यू हैव द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO, उसके अंदर उन लोग एसेंशियल कैटेगरी में से डालता है एंड देन
वो प्राइस को कैप करता है। एंड प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी विच वाज सेट अप इन 1997। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैन कम कि हु रेगुलेट्स द प्राइसिंग ऑफ ड्रग। फिर वो ऑप्शन दे देगा, मतलब कि विच एक्ट के तहत आता है प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो वो बोल देंगे पेटेंट्स एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, और ये तो मतलब कि ऑल ऑफ मतलब, और उसके बाद फिर आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी बोल देंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो इसके तहत हम लोग कर लेते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत यू रेगुलेट द प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन द गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स थ्रू DPCO? तो DPCO के तहत कैन द गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स? तो यदि होता तो अब तक करते। नाउ वी आर सीइंग दैट ऑल द मेडिसिन जो भी कोविड-19 से रिलेटेड है, द गवर्नमेंट इज अनेबल टू रेगुलेट द प्राइस, ठीक है। वैक्सीन का भी नहीं, रेमडेसिविर चल रहा है उसका भी नहीं। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स द गवर्नमेंट डजंट हैव दैट पावर, एज इन द DPCO डजंट हैव द पावर टू रेगुलेट द पेटेंटेड ड्रग्स और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। फिक्स डोज के बारे में बताया कि दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more ड्रग्स, ठीक है। तो दे कैन नॉट रियली रेगुलेट द पेटेंटेड ड्रग्स। तो जो भी पेटेंटेड ड्रग्स है उसे रेगुलेट नहीं कर पाता है DPCO, एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई द एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। Last week, a notification by the Ministry of Chemicals said that on the intervention of the government, major manufacturers, marketers of the remdesivir injection had reported voluntary reduction in the maximum retail price. तो ऐसा कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल बता रहा है कि ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स है रेमडेसिविर की, वो वॉल्यूंटरीली रिडक्शन किए हैं प्राइस का, नॉट फोर्सफुली, वॉल्यूंटरी किए हैं, ठीक है। तो यू हैव परसुएडेड मे बी बट यू हैवेंट बीन एबल टू फोर्स देम, ठीक है। However, to bring vaccines or drugs used in the treatment of COVID-19 such as remdesivir under the DPCO policy, an amendment can be brought, ठीक है। तो अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं, बट व्हाट आर दीज लीगल। तो अब अगला सवाल है, व्हाट लीगल एवेन्यूज आर अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर वैक्सीन्स, ठीक है। तो there are 2 ways. One is the Patents Act. The other one they are saying is Epidemic Act, जिससे रेगुलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग को, ठीक है। तो मेजरली पेटेंट्स एक्ट के तहत क्या है वो देखते हैं। दिस लॉ विच वॉज मैंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 2 की प्रोविजंस दैट कुड बी पोटेंशियली इन्वोक्ड टू रेगुलेट द प्राइसिंग ऑफ द वैक्सीन, ठीक है। तो प्राइसिंग ऑफ वैक्सीन मतलब कि रेगुलेट करने के लिए, प्राइस ऑफ वैक्सीन को रेगुलेट करने के लिए दे कैन इन्वोक 2 सेक्शंस, दे कैन यूज 2 सेक्शंस, ठीक है। वन इज सेक्शन 100, द अदर वन इज सेक्शन 92। तो सेक्शन 100 क्या कहता है? इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू ऑथोराइज एनीवन का मतलब है फार्मा कंपनी, नॉट मी एंड यू, जो भी कैपेबल है दैट फार्मा कंपनी टू यूज द इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दे कैन ऑथोराइज एनीवन टू यूज द इन्वेंशन गवर्नमेंट की ज़रूरत के लिए, ठीक है। दिस प्रोविजन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू लाइसेंस द पेटेंट्स ऑफ द वैक्सीन टू स्पेसिफिक कंपनीज टू स्पीड अप मैन्युफैक्चरिंग एंड इंश्योर इक्विटेबल प्राइसिंग, ठीक है। Under section 92 of this act, which deals with compulsory licensing, तो compulsory licensing we have just discussed शुरुआत में वीडियो के, the government can without the permission of the patent holders, यही मैं बताया था, license the patent under specific circumstances prescribed in the act, ठीक है। तो without even the permission of the patent holder वो license दे देंगे कि आप बनाओ drugs, but that happens only when the central government is satisfied in respect of any patent enforced in circumstances of national emergency है, या फिर कुछ extreme urgency है, और इन केस ऑफ पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज़। तो क्या हो सकता है? 3 केसेस, एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरा एक्सट्रीम अर्जेंसी, या फिर आपका पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज़ दैट इज़ नेसेसरी। तो उस इसी कारण से कंपलसरी लाइसेंस दे सकता है कभी भी, ठीक है। तो वो फिर उसको लेकिन नोटिफाई करना पड़ेगा आपके ऑफिशियल गैजेट पे, एंड देयर अपॉन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल हैव इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रोविज़न है। तो अब जब आपका गवर्नमेंट आपको नोटिफाई कर देता है अंडर सेक्शन 92, तो मतलब एक बार आपका क्या हुआ, सबसे पहले गवर्नमेंट आपका नोटिफाई किया,
गैजेट में। तो वंस इट इज़ नोटिफाइड देन आपके पास क्या आएगी, फार्मा कंपनी, दे विल अप्रोच द गवर्नमेंट कि अब हम ये बना सकते हैं, ठीक है। तो फार्मा कंपनीज कैन अप्रोच द गवर्नमेंट फॉर द लाइसेंस टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे हम लोग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो मतलब कि पूरा दवाई को तोड़े मरोड़ेंगे एंड दे विल ट्राई टू फाइंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और फिर इन एक्टिव इंग्रेडिएंट थोड़ा बहुत बदल के दे विल लॉन्च इट, जेनरिक वर्सन बना देंगे, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ वैक्सीन्स, जो कि कोविड-19 जब किसी को समझ ही नहीं आ रहा, इन दैट केस मान लो वो इंग्रेडिएंट्स पहचान भी लेते हैं, प्रोसेसेस को भी समझ लेते हैं, तो भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डुप्लीकेट इट, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब उसके बाद उसे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह पे जाना पड़ेगा, और वो तो रिगोरस होगा क्योंकि आपको सेफ्टी भी ध्यान रखना है और यू विल हैव टू इंश्योर कि आपको एफिशिएंट भी है। तो सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों इंटैक्ट रहे, तो इस कारण से यू विल गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। और यदि आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो तो अगेन दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑल्सो, और आपको मतलब कि यू आर नॉट इवन श्योर अनलेस एंड अनटिल वो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इसलिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग नॉर्मली इज़ नॉट दैट अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अब देखते हैं कि WHO क्या बोल रहा है इस बारे में, ठीक है। तो WHO का भी है कि जल्दी जल्दी सब वैक्सीनेट कर पाएँ, तो WHO इज सिंपली सेइंग कि आप ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करो सो दैट वी कैन प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू देम, मतलब वैक्सीन का एक्सेस उनको मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाओ तो सो दैट ग्लोबल एक्सेस मिल जाए जिनको भी ज़रूरत है, स्पेशली टू द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी कम होती है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई मिड अप्रैल में, अप्रैल 16 को, दे इन्वाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू इनेबल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट नो हाउ टू एग्जिस्टिंग और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द LMICs। LMIC से कहने का मतलब है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, टू इनेबल देम टू डेवलप एंड प्रोड्यूस कोविड-19 mRNA वैक्सीन्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, तो अगला इसके बारे में बताया गया है, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, तो मेनली आपका पेटेंट एक्ट है। This is another legal route suggested by experts to regulate the pricing of vaccines is the Epidemic Diseases Act। तो इसके तहत you can regulate the pricing of vaccine। तो this has been the main legal weapon for the government in dealing with the pandemic। तो बोल रहे हैं कि पैंडमिक है तो इस कारण से we can चेंज द प्राइस, क्योंकि हमको अफोर्डेबल रखना है और मास वैक्सीनेट करना है, और तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके अंदर भी एक सेक्शन 2 है that gives the government power to take special measures and prescribe regulations to dangerous epidemic disease। तो that is how you regulate through section 2 of this act। तो ये provision जो read करता है, we can read it once, but ना ज़रूरत नहीं है। when at any time the state government is satisfied that the state or any part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, the state government, if it thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose, may take or require or empower any person to take such measures and by public notice prescribe such temporary regulations। कैसा regulation? Temporary, to be observed by the public or by any person or class of person as it shall deem necessary to prevent the outbreak of such disease or the spread thereof, and may determine in what manner and by whom any expenses incurred shall be defrayed, ठीक है। तो दिस वॉज द एक्ट, इसको बस एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। दीज ब्रॉड अनडिफाइंड पावर्स कैन बी यूज टू टेक मेजर्स टू रेगुलेट प्राइसिंग, ठीक है। ये भी बताया गया कि इसका वायलेशन कैन लीड टू सम पनिशमेंट, तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितना पनिश होगा क्या। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे मास वैक्सीनेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव ऑप्शंस तो है, बट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ठीक है, डिफरेंट प्राइसिंग है एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेंटर, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वो खुद ही परचेज़ करे, खुद ही प्रोक्योर करे सारा वैक्सीन जो है पूरे इंडिया के लिए, मतलब कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे ना डाले, वो खुद से प्रोक्योर करे, बिकॉज दैट विल हैव मोर बार्गेनिंग पावर, क्योंकि मतलब कि इफ़ यू आर प्रोक्योरिंग फॉर मोर पीपल तो आपके पास बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगा, तो यू शुड बार्गेन इट मोर, ताकि
आपका जनता का भला हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जितना जल्दी हो जाए तो सेंट्रल विल हैव मोर बार्गेनिंग पावर। ये से फिर अदरवाइज क्या होगी, ये स्टेट के पास ज़्यादा होगा, जिसके पास जो बार्गेन कर पाएगा दे विल बी एबल टू वैक्सीनेट मोर पीपल, और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रियलाइज दिस and make sure that they procure it themselves and then distribute it further to state governments। तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगा, एंड दैट वे दे विल बी एबल टू हेल्प मोर पीपल, स्पेशली जल्दी से। मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जितना जल्दी वैक्सीनेट हो पाए, बिकॉज नॉट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इक्वल, एंड मतलब जिनके पास फिर ज़्यादा कैपेसिटी होगा दे विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज अदर्स विल keep on struggling। So that is about it for the day, and we'll come up with more videos. Thank you.